यह कहानी है गायत्री निवास की। गायत्री निवास में गायत्री अपने बेटे तरुण के साथ रहा करती थी। तरुण शादी के लायक हो गया था और अपने बेटे की शादी के लिए गायत्री अपने रिश्तेदारों में अपने बेटे की शादी की बात फैला देती है। और एक दिन गायत्री की देवरानी पूनम गायत्री के घर आती है और कहती है, गायत्री दीदी, जय श्री कृष्णा। मैंने सुना है आप हमारे तरुण के लिए लड़की ढूंढ रही हो। गायत्री: हाँ पूनम, ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई लड़की मिल ही नहीं रही। भगवान जाने तरुण कैसी किस्मत लेकर पैदा हुआ है। उसकी किस्मत तो देखकर ऐसा लगता है कि उसके लिए कोई लड़की बनी ही नहीं है। पूनम: दीदी, ऐसा क्यों कहती हो? हमारे तरुण की किस्मत में बहुत अच्छी लड़की लिखी है। मेरी नज़र में तो एक ऐसी लड़की है, अगर आप कहें तो बात चलाऊं। क्या? गायत्री: अच्छा चलाओ। पूनम: दीदी, लड़की काफ़ी अमीर घर से है और सबसे अच्छी बात तो यह है कि लड़की इकलौती है। ना तो उसका कोई भाई है ना बहन, अकेले राज करती है अपने घर पर। बस एक छोटी सी दिक्कत है। गायत्री: वो क्या? पूनम: दीदी, वो लड़की ना थोड़ी मोटी है लेकिन गुणवान है। गायत्री: अरे पूनम, मेरा बेटा कितना खूबसूरत है। मैं भला अपने बेटे की शादी ऐसे किसी मोटी लड़की से कैसे करा सकती हूँ? अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि गायत्री ने अपने बेटे को नहीं देखा जो ऐसी लड़की से शादी करवा दी। पूनम: पर दीदी, आप उसका मोटापा ही क्यों देख रही हो? उसका पैसा भी तो देखिए। सोचिए, उसका खुद का व्यवसाय है। अरे अकेले संभालेगी अपने बाप के व्यवसाय को? जरा सोचिए, जब उसकी शादी आपके बेटे से हो जाएगी तो आपके बेटे को तो कहीं काम करने की भी जरूरत नहीं होगी, बल्कि वो खुद उसके व्यवसाय का मालिक बन जाएगा। पैसों का सुनकर कहीं ना कहीं गायत्री के मन में भी लालच आ जाता है, जिसके बाद वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। और जल्दी ही तरुण की शादी निशा नाम की एक मोटी लड़की से हो जाती है। शादी के बाद निशा अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है, लेकिन फिर भी वो गायत्री और तरुण को जरा भी पसंद नहीं थी, क्योंकि निशा मोटी थी। एक दिन निशा रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसकी सास गायत्री आती है। निशा बहू, सुबह के 11 बज रहे हैं, लेकिन तूने हमारे सामने खाना नहीं रखा। तू हम लोगों को भूखा मारना चाहती है क्या? निशा: नहीं नहीं माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो बस खाना ही बना रही थी। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना, इसलिए देर से उठी, और खाना बनाने में इसलिए देरी हो गई। गायत्री: हाँ, तू देर से उठेगी भी क्यों नहीं? तेरे बाप का ही तो राज है यहाँ पर। जब मन किया मुंह उठाकर उठ गई, जब मन किया मुंह उठाकर अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ गई। क्यों, सही बोल रही हूँ ना मैं? निशा: माँ जी, मैं बीमार थी, बस इसलिए देरी हुई है। लेकिन आप हैं कि आप तो मेरी बीमारी को समझ ही नहीं रही हैं। मुझे ताने पर ताने मार रही है। और क्या हुआ अगर मैं देर से उठ गई तो? वैसे भी आज रविवार है और तरुण जी कहीं नहीं जाते रविवार को। गायत्री: हे राम, देखो तो कैसे मुंह चला रही है। बहू, तू भूल रही है क्या कि तेरा खुद का व्यवसाय भी है जिसको मेरा बेटा संभालता है? अरे मेरे बेटे ने तो तुझ पर एहसान किया है तेरे व्यवसाय को संभाल कर। निशा: माँ जी, ऐसी बातें तो रहने दीजिए, मैं अपना व्यवसाय खुद संभाल लूंगी।
इतना बोलकर निशा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं गायत्री का भी मूड खराब हो जाता है। समय बीतता है, निशा घर के काम तो करती, लेकिन मोटी होने की वजह से थोड़ी देर हो जाती। ऐसे ही एक दिन वो अपने घर में पोछा लगा रही थी, तभी उसकी चाची सास आती है, जो निशा को पोछा लगाते देखकर कहती है, निशा बहू, यह क्या, दोपहर के 1 बज रहे हैं, लेकिन तेरे घर का काम अभी तक नहीं हुआ, तू 1 बजे पोछा लगा रही है। निशा, वो चाची जी दरअसल में निशा पूनम से बोल ही रही थी कि उसकी सास उसकी बात को काटते हुए कमरे में आ जाती है। गायत्री, अब पोछा लगाते हुए 1 तो बजेगी ही ना, शरीर देख रही है इसका, गुब्बारे के जैसा शरीर फुला रखा है, इसके आगे तो भैंस भी फेल है। मेरी बहू के आगे अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर निशा के मन में मानो दुखों का पहाड़ टूट जाता है। पर बेचारी निशा अपनी चाची सास के सामने अपनी सास गायत्री को जवाब देना जरूरी नहीं समझती, और इसलिए अपनी आंखों में आंसू लिए पोछा लगाकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं गायत्री और पूनम आपस में थोड़ी देर बात करते हैं, जिसके बाद पूनम अपने घर चली जाती है। पूनम के जाने के बाद निशा अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, मैं मानती हूँ कि मैं मोटी हूँ, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि आप मेरा हर समय हर किसी के सामने मजाक बनाती रहेंगी। माँ जी, आखिरकार मैं आपकी बहू हूँ। गायत्री, बहू, तू मेरे घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी है। मैंने और मेरे बेटे ने तो तुझ पर एहसान किया है, वरना तेरे इस मोटापे को देखकर तुझसे कोई शादी नहीं करता, समझी। निशा, माफ करना माँ जी, पर आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए कि लोग मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। आप यह मत भूलिए कि मैं एक अमीर घर से हूँ, साथ ही मैं एक बिजनेस वूमन हूँ और अपने पापा का व्यवसाय संभालती हूँ। निशा अपनी सास को यह सब बोल रही थी कि तभी वहाँ तरुण आ जाता है। अपनी पत्नी को ऐसे बातें करता सुन वो भड़क जाता है और अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को अपने व्यवसाय का रौब दिखाने की। तुम्हारा कोई हक नहीं कि तुम मेरी माँ से ऐसे बात करो, और मेरी माँ बिल्कुल सही कहती है, हम दोनों ने तुम पर एहसान किया है, समझी। आज पहली बार तरुण ने निशा के ऊपर हाथ उठाया था। हालांकि यह बात अलग थी कि उसने उसको मारा नहीं, पर खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट पर आई बात भला निशा कैसे भूल जाए। तरुण ने उसके ऊपर हाथ उठाना चाहा, इसलिए निशा अब और उस घर में रुकना नहीं चाहती थी। निशा, अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकती। निशा अपने सामान को पैक करती है और वहाँ से अपने मायके के लिए निकल जाती है। इस तरह समय गुजरता है। समय के साथ निशा अपने व्यवसाय में तरक्की करने लगती है, पर अगर कोई नुकसान में जा रहा था तो वो था तरुण। तरुण के घर से निशा के जाने के बाद मानो घर की लक्ष्मी ही चली गई थी। तरुण की नौकरी छूट गई थी। इसी चिंता में तरुण परेशान रहने लगा। गायत्री, अरे बेटा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तरुण, माँ, अब शायद कुछ ठीक नहीं होगा। तरुण की परेशानी देख गायत्री भी चिंता में डूब गई, जिस वजह से गायत्री को डायबिटीज हो गई। डायबिटीज के चलते अब गायत्री से ना तो घर का कोई काम होता और ना ही वो ठीक से कहीं जा पाती। और इस बात का एहसास गायत्री को तब होता है जब वो अपने आस पड़ोस के लोगों के मुंह से उसके मोटापे को लेकर बातें सुनती है। गायत्री, मेरी बहू कितनी अच्छी थी,
और मैं कितनी गलत, न जाने मैंने अपनी बहू को कितना भला बुरा कहा। पर आज जब मुझे मोहल्ले वालों की तरफ से ताने मिल रहे, तब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितनी गलत थी। सही कहते हैं लोग, भगवान सब देखता है और उसकी सजा हमें इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। बेटा तरुण, तू मेरे घर की लक्ष्मी, मेरी बहू को तू यहाँ ले आ। अपनी माँ की बात सुनकर तरुण अपनी पत्नी को अपने घर लाने को तैयार हो जाता है और कुछ देर बाद तरुण अपनी पत्नी के पास जाकर उससे माफ़ी मांगता है और अपनी माँ की हालत के बारे में बताता है। गायत्री को बीमार जानकर निशा सब कुछ भूलकर अपनी सास के पास जाती है और एक बार फिर नए सिरे से अपनी शुरुआत करती है।